अमेरिकी सीआईए निदेशक की मास्को यात्रा ने क्रेमलिन की ओर से चिंताजनक गतिविधियों की लहर पैदा कर दी। सिर्फ एक बार जॉन रेडक्लिफ की यात्रा और तुरंत ही तीन देश बिल्कुल अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। व्लादिमीर पुतिन 3 गुप्त आदेशों पर हस्ताक्षर करते हैं, जिनमें इस बात का भी उल्लेख हो सकता है कि शरद ऋतु में लामबंदी होगी। बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आज अचानक सेना की युद्ध तैयारी की अप्रत्याशित जांच की घोषणा कर दी और खुद रूस में एफएसबी और रोसग्वार्दिया लेनिनग्राद क्षेत्र में आक्रमण को खदेड़ने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। असल में व्लादिमीर पुतिन इन संस्थाओं का इस्तेमाल युद्ध के लिए कर रहे हैं और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति इस सब पर टिप्पणी करते हुए अपने सीआईए निदेशक की मास्को यात्रा को सामान्य बताते हैं, लेकिन ये भी जोड़ते हैं कि शायद इससे कुछ निकल सकता है। कहते हैं कुछ गंभीर चर्चा नहीं हुई, लेकिन शायद कुछ निकल आए। तो सवाल यह है कि अगर कुछ गंभीर चर्चा नहीं होनी थी तो मास्को में इतना बड़ा सैन्य विमान भेजने की क्या जरूरत थी? आइए विस्तार से समझते हैं कि वास्तव में क्या हुआ और इस घटना को लेकर दोनों पक्षों अमेरिका और रूस के विश्लेषक कौन कौन सी संभावनाएं बता रहे हैं। क्योंकि क्रेमलिन ने पहले ही बयान दिया है कि व्लादिमीर पुतिन ने कल सीआईए निदेशक से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पूरे दिन की योजनाएं किसी कारणवश रद्द कर दी। मेरा नाम ओलेग अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं, कल मॉस्को में सीआईए के निदेशक जॉन रेडक्लिफ का दौरा था। आज क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों को बताया कि व्लादिमीर पुतिन को सीआईए निदेशक के मॉस्को दौरे की जानकारी दी गई थी, लेकिन खुद उनसे कथित तौर पर नहीं मिले। पेस्कोव के अनुसार केवल विशेष सेवाओं के माध्यम से ही संपर्क हुए थे। मंगलवार को हुई बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस सवाल का पेस्कोव ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने इन संपर्कों को सकारात्मक बताया, रूस और अमेरिका की विशेष सेवाओं के माध्यम से, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा, उद्धरण, ये संपर्क अक्सर द्विपक्षीय संबंधों के सबसे कठिन क्षणों में भी जारी रहते हैं, लेकिन ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों को उस गहरे संकट से बाहर निकालने की प्रक्रिया पर कितना असर डालेगा जिसमें वे हैं, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पेस्कोव ने अलग से ये भी जोर दिया कि क्रेमलिन और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन के प्रतिनिधियों के बीच फिलहाल किसी तरह की बातचीत की योजना नहीं है। उद्धरण, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, रेडक्लिफ का क्रेमलिन से कोई संपर्क नहीं था। अन्य विभागों के स्तर पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्रेमलिन के स्तर पर फिलहाल कोई संपर्क निर्धारित नहीं है। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक रेडक्लिफ की यात्रा रूस की राजधानी में किसी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख की पहली ज्ञात यात्रा थी जब रेडक्लिफ के पूर्ववर्ती विलियम बर्न्स ने नवंबर 2021 में पुतिन के साथ वार्ता की थी। लेकिन यहां तक कि क्रेमलिन प्रेस पूल के पत्रकारों ने भी कल कहा था कि व्लादिमीर पुतिन ने उस दिन के लिए कई कार्यक्रम रद्द कर दिए थे जब सीआईए निदेशक मास्को में उतरे थे। लेकिन पेस्कोव कहते हैं, अरे नहीं, पुतिन उनसे नहीं मिले थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी उम्मीदों का स्तर कम करने की कोशिश की। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सीआईए निदेशक रेडक्लिफ रूस और नाटो के बीच संभावित युद्ध पर चर्चा करने के लिए मास्को गए थे या ईरान के खिलाफ अमेरिका की पाबंदियों पर, ट्रंप ने कहा कि ये यात्रा इन मुद्दों में से किसी से भी संबंधित नहीं थी। आगे उनकी टिप्पणी है, ऊपर बताए गए किसी भी कारण से नहीं। मुझे लोगों को निराश करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो वहां, मैं कहूंगा, बहुत ही सामान्य कारणों से गए थे। लेकिन बाद में ट्रंप ने जोड़ा कि फिर भी उन्हें उम्मीद है कि रेडक्लिफ ने मॉस्को में जो कुछ भी चर्चा की उससे रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ नतीजा निकलेगा। और परंपरा के अनुसार ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस का यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जमीन पर, बयानों में नहीं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इसके उलट इशारा करती हैं। कुछ तो साफ तौर पर हो रहा है और यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रेडक्लिफ के मॉस्को दौरे के बीच देश के सशस्त्र बलों की युद्ध तैयारी की अचानक जांच करने का आदेश दिया। बेलारूस गणराज्य की सुरक्षा परिषद के राज्य सचिव अलेक्जेंडर वुल्फोविच ने बताया कि जांच के तहत एक ब्रिगेड अपनी स्थायी तैनाती स्थल छोड़ देगी और कई कार्यों को अंजाम देगी। उन्होंने बताया कि विशेष ध्यान संभावित दुश्मन पर अग्नि प्रहार के तरीकों पर दिया जाएगा,
जिसमें यूक्रेन और ईरान में सैन्य संघर्षों के अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। उनके अनुसार इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यूनिट्स और सैन्य टुकड़ियों की तैयारियों की जांच करना है आधुनिक परिस्थितियों में युद्ध संचालन के लिए। इसके अलावा वोल्फोविच ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मानो कुछ असाधारण हो रहा हो। इससे पहले बेलारूस की सशस्त्र सेनाओं के विशेष अभियान बलों के कमांडर अलेक्जेंडर इल्यूकेविच ने कहा था कि मिन्स्क ने यूक्रेन की सीमा के पास एक नई हवाई हमला ब्रिगेड का गठन शुरू कर दिया है। इन यूनिटों को गोमेल क्षेत्र में तैनात करने की योजना है, लेकिन और इसने भी कहा कि देखिए, कुछ भी डरावना या असाधारण नहीं हो रहा है। इस युद्ध तत्परता की जांच का संदर्भ वास्तव में चिंताजनक हो जाता है अगर हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की पहले की रिपोर्ट को याद करें, जिसमें कहा गया था कि व्लादिमीर पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको से यूक्रेन में एक नया मोर्चा खोलने की मांग शुरू कर दी है। इसके अलावा इसी प्रकाशन के अनुसार मॉस्को पड़ोसी देशों के खिलाफ अभियान के लिए बेलारूस का इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहा था, जिसमें बेलारूस के क्षेत्र से ड्रोन लॉन्च करना भी शामिल था। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद लुकाशेंको को फोन किया और उन्हें युद्ध में घसीटे जाने से सावधान किया, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बेलारूस द्वारा यूक्रेन की सीमा के साथ सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान दिलाया, जिसे कीव के खिलाफ आक्रामकता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेलारूस में जांच के साथ साथ रूस की अपनी ही सीमा पर फिनलैंड और एस्टोनिया की सीमा पर भी अभ्यास सीधे तौर पर हो रहे हैं। लेनिनग्राद क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सोद्रुजस्त्व 2026 नामक अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य रूस की सीमा में संभावित घुसपैठ को रोकना था। इनमें रोसग्वार्डिया के उत्तर पश्चिमी जिले की इकाइयों और संघीय सुरक्षा सेवा के क्षेत्रीय सीमा निदेशालय के कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने अभ्यास किया, काल्पनिक तोड़फोड़ और टोही समूह के सदस्यों की तलाश, पीछा और गिरफ्तारी की गई। जो लोग राज्य सीमा के पार घुसाए थे, उनके इलाकों और उनके आने जाने के रास्तों को ब्लॉक करने का भी अभ्यास किया गया। और अब रोसग्वार्डिया द्वारा प्रस्तुत किए गए एक वीडियो में सुरक्षाकर्मी कार से बस के पास आते हैं, उसमें खिड़की तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं, फिर वहां से गिरफ्तार किए गए लोगों को सिर पर पिस्तौल तानकर बाहर निकालते हैं। एक दूसरे वीडियो में यही रूसी सुरक्षाकर्मी काल्पनिक दुश्मन की पोजीशनों की नकल करने वाले लक्ष्यों पर मोर्टर से हमला करते हैं, और इन अभ्यासों का संदर्भ भी महीनों से जैसे जमा हो रहा था। यहां क्रेमलिन लंबी रणनीति अपना रहा है। मई में ही एफएसबी की सीमा सेवा के प्रमुख व्लादिमीर कुलेशोव ने फिनलैंड और एस्टोनिया पर रूस के साथ सीमा संबंधी समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाया था और कहा कि उनकी ओर से उकसावे वाली गतिविधियों में वृद्धि हुई है। उनके अनुसार फिनलैंड उन जगहों पर इंजीनियरिंग बाधाएं लगा रहा है जो समझौतों में निर्धारित नहीं है, जबकि एस्टोनिया जल सीमाओं के निर्धारण संबंधी समझौतों से हट रहा है। कुलेशोव ने कहा कि ये पहले संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के लिए माहौल बनाती हैं और रूस को घटनाओं के विभिन्न विकास विकल्पों के लिए तैयार रहने के लिए मजबूर करती हैं। जून के अंत में फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से लगे मुर्मांस्क क्षेत्र के अधिकारियों ने विदेशी तोड़फोड़ और टोही समूहों की गतिविधियों के बारे में बयान दिया था। तब क्षेत्र की सड़कों पर चेकपोस्ट लगाए गए थे और मालवाहक ट्रकों की पूरी तरह से जांच शुरू की गई थी, जिसमें सेवा कुत्तों की भी मदद ली गई थी। और 1 जुलाई से रूस ने फिनलैंड, लातविया और एस्टोनिया की सीमा पर रेलवे सीमा पार करने वाले रास्तों को बंद कर दिया। हालांकि इस फैसले के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया था। यानी क्रेमलिन योजनाबद्ध तरीके से यह तस्वीर बना रहा है कि जैसे नाटो कभी भी हमला कर सकता है। तो इसी माहौल में एक तार्किक सवाल उठता है, सीआईए के निदेशक जॉन रेडक्लिफ मॉस्को क्यों आए? आज कई विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि सीआईए निदेशक ने क्रेमलिन को युद्ध के बढ़ने के जोखिमों और रूस की ओर से युद्ध बढ़ने की संभावित स्थितियों के बारे में कुछ संकेत और चेतावनियां दी हैं। ऐसा ही एक दौरा नवंबर 2021 में रेडक्लिफ के पूर्ववर्ती विलियम बर्न्स ने किया था, और तब सीआईए प्रमुख गुप्त रूप से मॉस्को आए थे ताकि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोक सकें। बाद में बर्न्स ने 2022 के अंत में तुर्की में रूस की बाहरी खुफिया एजेंसी के प्रमुख सरगेई नरिश्किन से भी मुलाकात की थी ताकि सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अस्वीकार्यता के बारे में जानकारी दी जा सके।
ये वही समय था जब रूसी लोग खेरसोन और खार्किव क्षेत्रों से चूहों की तरह भाग रहे थे, जब यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं इस कचरे को पवित्र यूक्रेनी भूमि से खदेड़ रही थीं। और तब पुतिन भ्रमित थे। उन्होंने लामबंदी की घोषणा की और परमाणु हथियारों की धमकी दी। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम वार्ता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, साथ ही ये भी कि रूस किसी न किसी रूप में चीन के साथ मिलकर ईरान के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन साझेदार हैं, मैं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करूंगा कि यह मुद्दा भी चर्चा में था कि रूस और चीन कुछ मामलों में संभावित मध्यस्थ हो सकते हैं। लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय वही संस्करण लगता है जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है। रूस में बड़े पैमाने पर लामबंदी की तैयारी और नाटो के पूर्वी मोर्चे के देशों के खिलाफ संभावित उकसावे के बारे में खुफिया जानकारी को लेकर। यह सिर्फ लामबंदी की बात नहीं है। खुद लामबंदी ही कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे व्हाइट हाउस बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, नहीं। लेकिन लामबंदी तनाव वृद्धि की पूर्व शर्त है और यही बात व्हाइट हाउस को परेशान करती है। लामबंदी का इस्तेमाल दोनबास में ताकत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, या फिर बाल्टिक देशों पर हमले के लिए रिजर्व बलों को उपलब्ध कराने के लिए। किसी भी स्थिति में यह संतुलन को तोड़ने और पश्चिम को या तो दाव बढ़ाने या यूक्रेन का समर्थन छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। और रूस बाल्टिक देशों, पोलैंड या फिनलैंड के खिलाफ हमले या हाइब्रिड उकसावे के लिए अपने लामबंदी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो यह आपके लिए बेलारूस और लेनिनग्राद में माहौल को अस्थिर करने की कोशिश है। लेनिनग्राद क्षेत्र में नतीजा, मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों की आधिकारिक स्थिति बेहद साधारण है, जैसे कि यह खुफिया एजेंसी का एक सामान्य संपर्क था और पुतिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। बातचीत का विषय उजागर नहीं किया गया है। लेकिन जैसे कि आप चिंता ना करें, CIA निदेशक सैन्य विमान से मॉस्को सिर्फ बात करने के लिए आ जाते हैं, बस इतना ही। लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा चिंता दिखाती है। बेलारूस अचानक युद्ध तैयारी की जांच करता है और एक ब्रिगेड को स्थानांतरित करता है। रूस फिनलैंड और एस्टोनिया की सीमा पर सीधे तोड़फोड़ और टोही समूहों की घुसपैठ को रोकने का अभ्यास कर रहा है। खैर, विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि CIA निदेशक की यात्रा, न कि सामान्य वार्ताकार स्टीव विटकॉफ की, अपने आप में यह संकेत है कि बात कूटनीति की नहीं थी, बल्कि ये एक सख्त चेतावनी थी जो लामबंदी की तैयारी और नेटो देशों के खिलाफ संभावित उकसावे की खुफिया जानकारी के बीच दी गई थी। कुल मिलाकर मैं यहां पर विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या है, इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। जारी है।